हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसके क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 4, जो कि आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व जिसमें दिया गया है, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहते हैं। इसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले भी हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पर एक वीडियो दे दिया है, जिसमें हमने आपको देखिए 36 से 39 तक का अनुच्छेद जो भी था, जो भी बातें उसमें कही गई थी, उसके बारे में हमने फुल डिटेल दे दिया था। तो आज हम लोग अनुच्छेद 40 से देखने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, इसमें आपके लिए क्वेश्चन है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहाँ के संविधान से लिए गए हैं। आप इसको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, जो आपका अनुच्छेद 40 है, इसमें क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 40 कहता है कि राज्य जो है वो ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। मतलब जो राज्य है उनकी ये जिम्मेदारी है कि वे ग्राम पंचायतों का गठन करें, ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देगा राज्य। और देखिए दोस्तों, जो ग्राम पंचायतें हैं इसकी जो विचारधारा है ये गांधीवादी विचारधारा है। मतलब जो गांधी जी थे, जिसको राष्ट्रपिता कहा जाता है, उन्होंने भारत में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही थी सबसे पहले। तो इस अनुच्छेद को आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 41, इसमें क्या कहा गया है दोस्तों। देखिए, राज्य ये क्या कहता है, राज्य अपने आर्थिक संस्थानों के अनुसार और विकास की सीमाओं के भीतर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकें एवं बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता आदि के चलते जो देश में सार्वजनिक सहायता है वो प्राप्त करवाई जा सके। देखिए, जो अनुच्छेद 41 है ये जो राज्य हैं उनको ये आदेश देता है कि जितने भी लोग भारत में निवास करते हैं तो उनके लिए रोजगार और शिक्षा की व्यवस्था करें, और अपनी मतलब जो उनकी विकास की सीमा है उसके अंतर्गत, और जो आर्थिक संसाधन है उसी के अंतर्गत रह के, मतलब जितना भी आर्थिक संसाधन है उसी के अंतर्गत जो भी बेरोजगार लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, उनको रोजगार दिलाया जाए। और जो बूढ़े लोग हैं या गरीब लोग हैं, बीमार लोग हैं, असमर्थ लोग हैं, उनके लिए भी सार्वजनिक सहायता प्रदान करे राज्य की ये ड्यूटी है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। इसमें आप सीधा इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि इस अनुच्छेद का की पॉइंट जो है, राज्य सभी लोगों को काम देगा। इस तरह से काम देगा, जो राज्य की एक ड्यूटी है, काम देगा, शिक्षा और लोक सहायता देगा। और जो लोक सहायता का मतलब क्या होगा, जो वृद्ध हैं, दिव्यांग हैं और बीमार लोग हैं, उनको क्या करेगा, सहायता प्रदान करेगा। तो ये सीधा सा उसका छोटा सा शॉर्ट में है, तो उसको भी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, डिटेल में पढ़ना काफ़ी अच्छा होता है। अगर कोई भी चीज़ मान लीजिए यहाँ से एक शब्द उठा के, जो बुढ़ापा है या फिर बीमारी है या असमर्थता है, इसको उठा के पूछ ले कि इनकी सहायता प्रदान कराना किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि इनको सहायता प्रदान की जाए, तो आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं। इसलिए डिटेल में पढ़िए और की पॉइंट भी आप समझ लीजिए कि राज्य क्या करेगा, काम देगा और शिक्षा देगा और लोक व्यवस्था में सहयोग करेगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 42, इसमें क्या कहा गया है, राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि व्यक्ति को अपनी अनुकूल अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े। मतलब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो दिव्यांग है, या फिर वो मान लीजिए पहले से दिव्यांग नहीं, मतलब अपाहिज नहीं था, किसी कारणवश उसके पैर टूट गए, हाथ टूट गए, तो इस हिसाब से राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि उस व्यक्ति को उसकी अनुकूल अवस्था के अनुसार से ही उसको काम दिया जाए। जैसे और स्त्रियां हैं दोस्तों, तो स्त्रियों को प्रसूति में सहायता प्रदान करने का उपबंध जो है इस अनुच्छेद के तहत किया गया है। स्त्री प्रसूति सहायता का उपबंध। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको याद रखिएगा, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं। देखिए, इसमें क्या कहा गया है, अनुच्छेद 43, इसमें कहा गया है दोस्तों, जो राज्य है वह जीवन निर्वाहन योग्य वेतन की व्यवस्था करेगा। मतलब इस अनुच्छेद के अंतर्गत यह कहा गया है कि जो आपकी वेतन है वो उतनी तो दी ही जाएगी जिससे आपका जीवन निर्वाह हो सके, उतने वेतन की व्यवस्था राज्य करेगा।
देखिए इस अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए, इसी अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए जो मनरेगा योजना है उसको चलाया गया। अब देखिए दोस्तों, मनरेगा योजना क्या है, सभी लोग आप लोग जानते हैं। देखिए मनरेगा क्या है, इसका फुल फॉर्म सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। और जब ये सबसे पहले लागू हुआ था तो उस टाइम इसका नाम क्या था, नरेगा। इसका नाम नरेगा था, ये भी याद रखिएगा। उस टाइम इसका फुल फॉर्म क्या था, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। अभी क्या नाम कर दिया गया है, मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना। अब देखिए ये कब से भारत में शुरू हुआ ये योजना। तो देखिए ये जो है 2 अक्टूबर 2005 से ये जो है दोस्तों भारत में पारित किया गया। और उसके बाद इसको सबसे पहले इसकी शुरुआत कब की गई भारत में, मतलब इसको पूरी तरह से भारत में लागू कब किया गया वो अलग क्वेश्चन होगा, और कब शुरुआत की गई। तो देखिए 2 फरवरी 2006 को इसको जो है आंध्र प्रदेश के वांदावाली जिले के अंतपुर नामक गांव में इसकी शुरुआत की गई। और बाकी इसका जो मतलब पूरे भारत में इसकी शुरुआत कब से की गई, तो 1 अप्रैल 2008 से इसको पूरे भारत में शुरू कर दिया गया इस योजना को। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट योजना है। और देखिए दोस्तों, एक अभी इसके अंतर्गत एक नियम बनाया गया है कि हर घर में एक व्यक्ति को कम से कम 100 दिन, मतलब जो भी व्यक्ति मनरेगा से जुड़ा है उसको 100 दिन की रोजगार की गारंटी ये योजना दे रहा है। आगे देखते हैं तो अनुच्छेद 43A देखते हैं। देखिए यहाँ एक टाइपिंग मिस्टेक है, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ अनुच्छेद 43A है, मतलब अनुच्छेद का एक, इसको 42वां संविधान संशोधन करके एक अनुच्छेद जोड़ा गया 43A। तो इसमें क्या कहा गया है, ये अनुच्छेद कहता है कि राज्य उद्योगों के प्रबंध में कार्मिकों की सभी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। मतलब जो भी कल कारखाने हैं, उद्योग हैं, उनमें जो कार्मिक हैं उनकी जो भागीदारी कितनी प्रतिशत किस वर्ग की होगी, या फिर कितना मतलब उसमें रोजगार कार्मिकों को प्रोवाइड किया जाएगा, कितना धन दिया जाएगा, उन सभी के बारे में क्या होगा, राज्य जो है सुनिश्चित करेगी सभी की भागीदारी के बारे में। कि कब इसको जोड़ा गया, अनुच्छेद 43A, यहाँ 43A रहेगा। तो इसको कब जोड़ा गया, तो इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 43 में जोड़ दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 43B। इसमें क्या कहा गया है, तो यह दोस्तों राज्य की जो सहकारी संस्थाएं हैं उसकी स्थापना को बढ़ावा देने की बात करता है। देखिए जब ये मूल संविधान बना था तो ये अनुच्छेद नहीं थे, ये बातें संविधान में नहीं लिखी गई थी। लेकिन 97वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद जो आपका 43 है उसमें एक सब क्लास जोड़ा गया बी। इसमें कह दिया गया जो राज्य है वो सहकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देगा। सहकारी संस्थाएं मतलब जो कारपोरेटेड कंपनियां हैं या प्राइवेट कंपनियां हैं उनको स्थापित करेगा और उनको बढ़ावा देगा। ये 97वें संविधान संशोधन द्वारा कहा गया, मतलब संविधान में जोड़ दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 44 देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो राज्य है वो जो है समान नागरिक संहिता के बारे में बात करता है। मतलब समान नागरिक संहिता क्या होता है, राज्य कॉमन सिविल कोड। ये क्या है, राज्य कॉमन सिविल कोड का मतलब हो गया कि जो भारत में लोग हैं, भारत के जो नागरिक हैं उनके लिए उन सभी नागरिकों के ऊपर समान व्यवहार लागू होगा। मतलब जितना भी कानून होगा सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से लागू होगा। लेकिन दोस्तों अभी ऐसा संभव नहीं हो पाया है। जो भारत के सभी व्यक्ति हैं उनके लिए कानून समान नहीं है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन ये 90% की बात, इस कॉमन सिविल कोड की बात अनुच्छेद करता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 45। इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें लिखा है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पूर्व प्रारंभिक शिक्षा और उनके बाल्यकाल तक की अवस्था तक का देखभाल करेगा। देखिए दोस्तों जो 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा के बारे में कहाँ पे और भारतीय संविधान में उल्लेख है, इसको आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और देखिए जो अनुच्छेद 45 है जो आपका DPSP है, इसमें इसका उल्लेख तो किया गया है
और कहा गया है कि जो राज्य है उसका ये अधिकार है, मतलब उसका ये कर्तव्य है कि वो 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कराए और उनके बाल्यकाल तक की अवस्था, मतलब 14 वर्ष तक जब तक बच्चे नहीं हो जाते उनकी देखभाल की व्यवस्था कराए। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोगों ने डीपीएसपी में अनुच्छेद 40 से 45 तक देखा है। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसी ही अगली वीडियो चाहिए, भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेदों के बारे में डिटेल पूर्ण जानकारी चाहिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।